नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 1935 का एक्ट कंप्लीट किया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंस किया कि हम 30 जून 1948 से पहले कि इंडिया को छोड़ देंगे, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हो जाएगा और हम पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में। मतलब किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी का हाथ में पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग में हड़कंप मच गई। क्या उसने डिमांड अपनी तेज़ कर दी पार्टीशन की, कि पार्टीशन होना चाहिए और हमें पाकिस्तान चाहिए। इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई और 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ इंडिया बनाएगी, फ्रेम करेगी, वो क्या है, वो ही लागू होगा। और कोई भी मान लो कंट्री में कोई भी पार्ट उसको एक्सेप्ट ना करना चाहे, अनविलिंग हो टू एक्सेप्ट करना, मतलब इसको स्वीकार ना करे इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बनाएगी, तो वो चाहे तो इनकार कर सकता है। इसी 3 जून 1947 को क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक पार्टीशन प्लान क्रिएट करते हैं कि इंडिया का पार्टीशन क्या है उसमें होगा, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और माउंटबेटन प्लान आता है। तो जब पार्टीशन की बात हो जाती है तो इसे मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर लेती है और इसे कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है इस प्लान को। और इस प्लान के बाद फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 1947 में बनाया जाता है। जुलाई 1947 में ये क्या है पास होता है एक्ट। और 15 अगस्त 1947 को ये लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये 15 अगस्त 1947 आप जानते हो, इस दिन हमें आज़ादी मिल गई थी। तो इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या फीचर्स थे, क्या प्रोविज़न थी, तो ये हम देखेंगे इसमें क्या प्रोविज़न थी। इसकी फर्स्ट प्रोविज़न थी, इसके फीचर थे कि इसने जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया था उसको एंड कर दिया, अंत कर दिया और इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया 15 अगस्त 1947 को। इससे क्या हुआ कि इंडिया का पार्टीशन किया इसने। इंडिया एक बना, इंडिया दूसरा बना आपका पाकिस्तान। तो टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने। अभी याद रखना डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग प्रोसेस में था। तो दो डोमिनियन स्टेट बने, इंडिया का और पाकिस्तान का। लेकिन इनको पूरा अधिकार था, पूरा राइट टू ससीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थी उससे सेपरेट होने का, ससीड का मतलब है सेपरेट होने का, पूरा हक था दोनों डोमिनियन स्टेट को, इंडिया और पाकिस्तान को। इसने क्या किया, जो वॉइसरॉय का ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया और ईच डोमिनियन को गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया। और जो गवर्नर जनरल अपॉइंट था वो जो डोमिनियन का कैबिनेट था, जो भी पाकिस्तान और इंडिया का कैबिनेट था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसकी एडवाइस पे ब्रिटिश किंग ने, जो वहाँ की क्वीन थी, उसने अपॉइंट किए गवर्नर जनरल दोनों कंट्रीज़ के लिए। वो क्या करते थे, जो हिज मजेस्टीज गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उसके बिहाफ से क्या है कि इनके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी कि क्या है कि विद द रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। जो मजेस्टी थी, मतलब कि जो वहाँ पे क्वीन थी अब ब्रिटेन में, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उसने सिर्फ क्या है कि ये अपॉइंट किए थे गवर्नर जनरल को, और किसकी एडवाइस पे, जो कैबिनेट था यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसी के एडवाइस पे अपॉइंट किया था। अगली प्रोविज़न क्या आती है इसमें, अगली आती है जी, इसने एम्पावर किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो अलग डोमिनियन स्टेट बने थे इंडिया और पाकिस्तान, वो क्या है अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगी और अडॉप्ट करेंगी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने रेस्पेक्टिव नेशन के लिए, अपने लिए अलग अलग। और क्या है, उनके पास पूरी पावर होगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी उनके पास फुल अथॉरिटी होगी। कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट है उसे रिपील कर सकेंगी। रिपील का मतलब है जी, उसे रिमूव कर सकेंगी, हटा सकेंगी, कैंसिल कर सकेंगी, रद्द कर सकेंगी किसी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट बनाया है, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। मतलब इस एक्ट को भी, जो 1947 का जो एक्ट बनाया है, इसको भी रिपील कर सकती हैं। दोनों के पास पावर है, इंडिया और पाकिस्तान के पास। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रोविज़न थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो डोमिनियन स्टेट की, उनके पास फुल पावर थी लेजिस्लेट करने की, लॉ बनाने की, कानून बनाने की अपनी टेरिटरीज़ के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करेंगी जो इन्फोर्स में आएगा। इस हिसाब से जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो भी अब एक्ट होंगे, पास होंगे, वो डोमिनियन में कोई से भी जो न्यू डोमिनियन बनेंगे पाकिस्तान और इंडिया, उन पे कोई भी लॉ लागू नहीं होंगे 15 अगस्त 1947 के बाद से। लेकिन हाँ, अगर चाहे डोमिनियन खुद इंडिया और पाकिस्तान चाहे कि अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई लॉ लागू होएगा,
तो ये पास कर सकती हैं और तब लागू हो सकता है, लेकिन इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी, इसने जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको भी अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 के एक्ट में बनाया था, जिसको अबॉलिश कर दिया 1957 में, और इसकी सारी जो पावर थी ट्रांसफ़र कर दी इसका फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए, कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए ट्रांसफ़र कर दी। अब इंडिया के लिए नहीं रहेगा इस जो ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके बाद इसकी प्रोविज़न थी जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी, मतलब पैरामाउंटेसी क्या थी, ब्रिटिश की जो रूल था इंडिया पे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पे, और ट्रीटी क्या था, जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे ना, जैसे जो राजा वहाँ पे रूल किया करता था किंग, जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, आपका कश्मीर हो गया, तो उस पर भी जो ब्रिटिश की जो रूल था वो ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। और जो ट्राइबल एरियाज़ थे उन पे भी क्या है ट्रीटी थी, ट्राइबल एरियाज़ से भी ब्रिटिश की, वो भी ओवर हो गई, वो भी एंड हो गया उसका। कब से? 15 अगस्त 1947 से। इसकी अगली प्रोविज़न क्या थी, इसकी अगली प्रोविज़न थी इसने जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फ्रीडम दी कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट आज़ाद रह सकते हैं, ना तो इंडिया में शामिल हो ना पाकिस्तान में आज़ाद। इसी तरह से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो पाकिस्तान में मिलने की बजाय इंडिया में मिल गए थे बहुत सारे स्टेट, और बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो रिमेन इंडिपेंडेंट रह गए थे, जैसे आपका जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर था, इनको बाद में मर्ज किया गया इंडिया में। और नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसकी, इसने क्या है कि जो डोमिनेंस बने थे उनको लिए गवर्नेंस प्रोवाइड की। कैसे? कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसने कहा कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तो इस एक्ट के थ्रू ही, यही आपका एज ए कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। इस एक्ट के थ्रू ही, 1935 का एक्ट है, उसके थ्रू ही गवर्न होगा आपके यहाँ पे सारे जो कानून वगैरह लॉ बनेंगे, इसी हिसाब से बनेंगे, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा इसी हिसाब से चलेगा, इस एक्ट के हिसाब से, 1935 के एक्ट से, जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता, बन नहीं जाता। लेकिन जब ये एक्ट बन जाएगा तो डोमिनियंस क्या है कि उनके पास पूरी पावर है वैसे भी कि इस एक्ट को मॉडिफाई कर सकें या दूसरा कोई एक्ट बना सकें, उसके थ्रू रूल कर सकें। पूरी पावर थी डोमिनियंस को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न क्या थी, नेक्स्ट प्रोविज़न थी जो ब्रिटिश मोनार्क था, यानी कि किंग था, वहाँ की क्वीन थी, उसके पास क्या है, राइट टू वीटो बिल था। मतलब कि पहले जो भी कानून बनता था, बिल था, उसको वीटो कर सकती थी, उसको मतलब एक तरह से मना कर सकती थी साइन करने से। तो वो पावर क्या है, अब डिप्राइव हो गई, वंचित हो गई, वो पावर नहीं रही। अब जो बिल को रिजर्व किया जाता था क्वीन के पास, वो पावर नहीं रही। वो सारी पावर किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल डोमिनेंस के लिए पाकिस्तान इंडिया के लिए अपॉइंट किए गए। उनके पास पावर थी कि जब जो भी मान लो बिल बनेगा, कानून बनेगा, वो गवर्नर जनरल के पास जाएगा, जो इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग अपॉइंट हुए थे। तो ये पूरी पावर थी गवर्नर जनरल के पास, फुल पावर। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसमें, नेक्स्ट थी जी कि इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको डेजिग्नेट किया पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे इंडिया का था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो प्रोविंस थी, स्टेट लेवल पे अपॉइंट किए प्रोविंशियल गवर्नर। तो ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि नॉमिनल हेड की तरह काम करेंगे, जैसे क्वीन काम करती थी ना पहले ब्रिटिश की, नॉमिनल हेड, सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी, ऐसे ये नॉमिनल अथॉरिटी की तरह काम करेंगे। अपॉइंट किया इनको, और क्या किया कि ये सिर्फ किसकी एडवाइस पे काम करेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में जो मिनिस्टर हैं वो एज ए मिनिस्टर काम कर रही थी, और कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली थी वो एज ए पार्लियामेंट काम कर रही थी, संसद की तरह। कब तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1926 जनवरी 1950 तक इसने एज ए पार्लियामेंट काम किया था। और उसके बाद भी, इसके बाद भी 26 जनवरी 1950 से तब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं हो गए थे, 1951 से 1952 तक जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, तब तक इसने एज ए पार्लियामेंट काम किया था कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली ने। तो ये सारे कब जो लॉ बनाती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लॉ बनाते थे और गवर्नर जनरल के पास जाता था, तो गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेगा। ये सारी प्रोविज़न थी। नेक्स्ट क्या थी इसमें, नेक्स्ट प्रोविज़न थी जी जो एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था ना उसको हटा दिया गया, और रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, ये सारे टाइटल को ड्रॉप कर दिया, हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी, नेक्स्ट थी जी इसने क्या है, जो सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट होता था
जो अपॉइंटमेंट होता था, जो क्या है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो अपॉइंट करता था। इसके पास कुछ पोस्ट रिजर्व होती थी उनको सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करने के लिए, तो वो सारी पावर थी जो इसकी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई कि सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू नहीं होगा, और क्योंकि ये पोस्ट ही हटा दी गई थी। लेकिन जो भी सिविल सर्विस में काम कर रहे थे, जो भी सिविल सर्वेंट मेंबर थे, जो भी, उनको हटाया नहीं गया। वो क्या है अपॉइंट रहेंगे और एज ए कंटिन्यू करेंगे अपनी ऑफिस को, कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे वर इंटाइटल टू टिल दैट डेट। मतलब जितनी जब आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त तक, जो भी उन्हें फैसिलिटी मिल रही थी, जो भी ऑफिस था, जिस भी ऑफिस में काम कर रहे थे सिविल सर्वेंट, वो क्या है एज ए ऑफिस में ही एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या था इसमें, ये प्रोविज़न थी कि जैसे ही मिडनाइट हुई 14-15 अगस्त की, मतलब 14 अगस्त के 11:59 हुए और 12 बजे यानी कि 15 अगस्त स्टार्ट हो गया, तो भारत देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, और ब्रिटिश का रूल एंड हो जाता है और पावर को ट्रांसफ़र कर देते हैं डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये डोमिनियन का जो स्टेटस था ये कब हटा, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब संविधान कंटिन्यू हो गया, फोर्स में आया, लागू हो गया पूर्ण रूप से, तो तब ये डोमिनेंस का स्टेटस हट गया और पूरा फुली इंडिपेंडेंट हमारा जो इंडिया है कंट्री वो फुली इंडिपेंडेंट बन गया। डोमिनेंट का स्टेटस इसके नाम से हट गया। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो क्या है फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। जब तक जो डोमिनियन ऑफ इंडिया था उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल आज़ाद भारत के कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे जी राजा सी राजा जी, मतलब राजा जी बोलते थे, राजा गोपालाचारी पूरा नाम था, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, सी राजा जी भी बोलते थे उन्हें, राजा जी सी राजा गोपालाचारी। तो ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे जो इसके माउंटबेटन के बाद बने थे। लेकिन आज़ाद भारत के फर्स्ट पूछे जाएं इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्होंने ही क्या है जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, जिन्हें स्वर्ण किसने दिलाई, किसने, माउंटबेटन ने। और क्या था इसमें, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इंडिया की वो क्या है 1946 में बन गई थी। आपको मैंने एक लेक्चर में कराया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसने एज ए पार्लियामेंट का काम किया इंडिया के लिए, इंडियन डोमिनियन के लिए, जो मैंने अभी बताया। जो क्या है जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं होता तब तक एज ए पार्लियामेंट काम करती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये हम आज आज़ाद हो गए। अब ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये ख़त्म हुआ। अब किसी और टॉपिक में मिलेंगे, किसी और लेक्चर में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार।